देखिए, जो मानव प्रजनन तंत्र है, इसको इसके क्लास को बहुत ज्यादा लोग बढ़ा चढ़ा के लेते हैं और आपने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन इनसे क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन मैंने जो देखा है वो 1 या 2 या 3 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पर। क्वेश्चन ये होता है कि इस मानव प्रजनन तंत्र से एक आईएएस को, एक पीसीएस को कितना मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन ये है हमें। और जब खासकर आपने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, घंटे 2-2 घंटे, तो हर छोटी सी छोटी चीज को समझाते हैं। तो एक तो पढ़ाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, लगता है लोगों को, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, कोई नेसेसरी, क्योंकि ज्यादातर चीजें लोगों को पता होती हैं, वो ठीक है, कितनी पता होती कितनी नहीं होती, लेकिन हमें ये समझना है एक प्रशासन में एक आईएएस ऑफिसर को या पीसीएस को, एडमिनिस्ट्रेटर को कितना जानना चाहिए इसके लिए, और वो क्यों जानना चाहिए, सिर्फ वो पूछता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है वो। बहुत सारी बातें हैं जो सबको पता है, और क्योंकि जो भी पढ़ता है वो 21 ईयर के प्लस का ही होता है, तो जरूरी नहीं हर चीज को खोद खोद के बताया जाए, लेकिन हाँ, जो चीजें क्वेश्चन बनता है वो हमें समझना जरूरी है जहां से बनता है। अभी तक इससे जो क्वेश्चन आया है, एक बार यूपीएससी में ही शायद था, उसमें उसमें ये था कि जो युग्म है या जो निषेचन है, ठीक है, जो निषेचन है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, वो किस बॉडी के किस पार्ट में होता है। निषेचन का मतलब है कि जो जहां पर मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों मिलते हैं, वो जो सीड है वो कहाँ पे जनरेट होना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने लगाया था उसका आंसर गर्भाशय, तो गर्भाशय उसका आंसर नहीं है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बने हैं अब तक, एक बार क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि जो मासिक धर्म है या जो पीरियड्स है वो कितने टाइम पीरियड के बाद होते हैं। तो कुछ ऑप्शन था उसमें, आफ्टर 22 डेज, 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज, ऐसा कुछ। तो एक कॉमन स्टूडेंट को और ज्यादातर को तो पता ही होते हैं, तो वही चीजें हैं। और एक ये क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड किस पे करता है और वो कैसे करता है। तो इन चीजों की बात करेंगे थोड़ा। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो बच्चा है वो पूरा कितने टाइम में विकसित हो जाता है, मतलब कितने समय में पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। तो बॉडी कंप्लीट हो जाती है, ज्यादातर इसे पता होती लोगों को, कम क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कब बच्चे में धड़कन आ जाती है, कब बच्चा कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो मानव ऑर्गन में है, एक मिनट, इसमें किधर गया है, ठीक है, पहला इसमें लिख लीजिए। अगर पूछेगा आपसे, इंटरव्यू पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, सिंपल सा है, मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है, अगर यही आपने पूछा तो इसको सिंपल शब्दों में बताना है क्या है। तो मानव के शरीरों के अंगों का, ध्यान समझिएगा कैसे हमें समझाना है, किसी को बताना है कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है। मानव शरीर के अंगों का, मानव शरीर के ऐसे अंगों का समूह जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम मानव प्रजनन तंत्र कहते हैं। बहुत सिंपल है ना। तो मानव के ऐसे अंगों का समूह जो प्रजनन
प्रक्रिया में भाग लेते हैं, प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कौन सा अंग भाग नहीं लेता है, कौन सा अंग भाग नहीं लेता। तो क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ मेल, पार्ट्स ऑफ फीमेल, ऐसा कोई नहीं है जिसको पता नहीं, और उसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की प्रशासक की जरूरत नहीं। अगर डीप में जाने की जरूरत है तो वो डॉक्टर को है, एक साइंटिस्ट को है। ठीक है, एग्जामिनर भी ये समझता है कि हमारे जो बात करने का एक लेवल है, या जो हम लोगों का जो मॉरल है, देखो सब जानते हैं, एक मेल फीमेल की जो भी चीजें सब जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी कोई जाके कहता है किसी से, हर कोई समझता है। लेकिन क्योंकि एक बात करने की, एक बोलने की, एक पूछने की एक मर्यादा भी होती है, तो एग्जामिनर भी उसको ध्यान रखता है, एग्जामिनर ध्यान रखता है, हर कोई ध्यान रखता है। तो उन वर्ड्स पे, उन ऑर्गन्स पे, उन पार्ट्स पे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, जिनको एक मर्यादा में रखा जाता है। ये भी हमेशा ध्यान रखना है। कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे साइंस है, पढ़ना चाहिए। अरे ठीक है भाई, पढ़ना चाहिए, हम मानते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे, या खासकर यूट्यूब पे देखा है, मतलब जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, सुंदर सी लड़की कर देते हैं खड़ा, और पूरा उसको बना के वो समझाती है। ये सब सिर्फ एक मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। यूपीएससी को कोई उससे लेना देना नहीं है, बहुत इंटीरियर चीजों से। जैसे मैंने बोला कि एक ऑफिसर को या प्रशासक को पता होना चाहिए कि किस उम्र में बच्चे में या जो फीमेल में है, जो जो पीरियड्स है वो शुरू हो जाते हैं, किस एज में, वो पता होना चाहिए भाई। 12 से 14 साल की एज में शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप पुलिस प्रशासन में जानते हैं तो बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि एक लड़की है जो मान लीजिए 9 साल की है, और एक और और एक है 11 साल की या 13 साल की है, तो उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुआ है, तो किस तरह सी, कौन सी मेडिकल जांच वो लिखेंगे, कौन सी मेडिकल जांच प्रेफर करेंगे, 8 साल की बच्ची के लिए कौन सी करेंगे और 13 साल की बच्ची के लिए कौन सी करेंगे। ठीक, तो ऐसी चीजें पता होना चाहिए, सिर्फ ये बेसिकली है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मानव के शरीर, मानव के ऐसे अंगों का समूह जो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। अब देखिए, अब इसमें एक जो चीज है, हाँ, एक होता है इसमें शुक्राणु और एक होता है उसमें, हाँ ठीक है, हाँ, एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु होता है। ठीक है, और जो शुक्राणु और अंडाणु है वो सीधा सीधा सिंपल सा हमें यही समझना है कि जो शुक्राणु है और अंडाणु है, ठीक है, जो अंडाणु है ये को समझना है। तो शुक्राणु है ये मेल में होते हैं, है ना, और जो अंडाणु है वो फीमेल में होते हैं। ठीक है, और अब शुक्राणु जो है वो किसी भी मेल में, किसी भी मेल में जो जब जनरेट होते हैं तो 30 डेज तक, 30 डेज तक वो बॉडी में जीवित रहते हैं। 30 डेज, जैसे ना, जैसे ब्लड सेल्स थी, तो शुक्राणु का जनन हुआ बॉडी में, तो मेल की, तो कितने समय तक वो जीवित रहेंगे, तो 30 डेज तक। ठीक है, 30 डेज तक। अगर अगर यही शुक्राणु, ये तो मेल के बॉडी में वो जीवित रहेंगे, ठीक है, मेल के बॉडी में। यही शुक्राणु 72, है ना, 72 आवर फीमेल के बॉडी में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फीमेल के बॉडी में। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि जो शुक्राणु है वो मानव शरीर में कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। शुक्राणु है क्या? तो शुक्राणु जो है मानव शरीर में पाए जाने वाले एक ऐसा पार्ट है जो प्रजनन तंत्र में सहायक होता है, प्रजनन तंत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक है, इनको हम सीड्स कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं। मानव शरीर में 30 दिन तक ये जीवित रहते हैं और फीमेल के शरीर में ये 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। और उसके बाद है अंडाणु। अंडाणु की बात आ गई, तो ये क्या है कि फीमेल के, ये कह सकते हैं ये सीड्स हैं, है ना, ये बीज है फीमेल के। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके एक जायगोट बनता है, युग्म बनता है। और वो जायगोट कहाँ बनता है? वो जायगोट बनता है, एक मैं बता देता हूँ। हाँ, फैलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी नली। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन बना है पीसीएस में कि निषेचन यानी बच्चे की बनने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो होती है अंडवाहिनी में, गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। ये बात आप अच्छे समझ लेना। जो निषेचन है, निषेचन का मतलब है जहां पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, जहां पर सीड्स ग्रो करना शुरू करता है एक बच्चे के रूप में, एक भ्रूण के रूप में, वो होता है अंडवाहिनी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इन दोनों का जो निषेचन है, यही क्वेश्चन बना है, वो अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, इसको हाँ, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जैसे और फैलोपियन ट्यूब, ये वर्ड हम अक्सर सुन लेते हैं। जैसे जब आप थोड़ा सोसाइटी में जाएंगे तो कहीं भी आसपास ये मिलता है सुनने को कि उनकी जो है ट्यूब में सूजन आ गई है, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी जो है ट्यूब है वो खराब है, या उनकी ट्यूब बंद है, ऐसा कुछ मिलता है। और जैसे किसी का आस पड़ोस में बच्चे नहीं हो तो उन्हें अरे नहीं, उनका जो है ट्यूब बंद है। तो ट्यूब का मतलब है यही अंडवाहिनी है वो बंद होती है या फिर स्वेलन होती है। और आपने देखा होगा जैसे एक एज के बाद, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी आपसे पूछेगा कि एज के बाद बच्चे क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चे या ना होने का रीजन ये कैसे होता है, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा बॉडी बढ़ता है, हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है। ठीक है, जब फैट बढ़ता है तो फैट बढ़ने से इस ट्यूब में या फैलोपियन ट्यूब में या अंडावाहिनी का भी साइज छोटा होने लगता है। एज बढ़ने पर फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ने पर भी फैट बढ़ता है, या और कोई रीजन हो सकता है, जैसे आपको कोई बीमारी हो, सोलन आ गई अचानक से, या कुछ भी ऐसी बीमारी जैसे आपको जॉन्डिस हुआ है, या आप में डायबिटीज है, तो यही जो नाल है, यही जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में सूजन होती है, सूजन होती है। जब ये ट्यूब सिकुड़ने लगती है तो क्या होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया है जो यहाँ पे होती है वो रुक जाती है और फिर बच्चे नहीं होते हैं। तो इसीलिए कभी भी बच्चे होने के लिए गर्भाशय रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अंडवाहिनी होती है। ठीक है, अंडवाहिनी होती है। और उसके बाद अभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी भ्रूण रुक जाता है, यानी बच्चा ठहर जाता है, फिर एबॉर्शन हो जाता है। उसकी वजह क्या होता है कि जो हमारा गर्भाशय होता है फिर फीमेल का, उसमें उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, उसको वो सरवाइव नहीं करवा पाता है। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। एक तो न्यूट्रिएंट्स रीजन होता है, एक मेंटली प्रेशर भी रीजन होता है ना, ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, अगर कोई HIV ऐसी कोई डिजीज है वो भी हो सकता है। आने वाले दिनों में आप देखोगे, जहां तक मुझे लग रहा है कि जिन जिन लड़कियों को, जिन जिन फीमेल्स को जो कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उनको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इससे भी इम्यून सिस्टम कम होता है। जब इम्यून सिस्टम होता है तो वो जो गर्भाशय है जहां बच्चा बड़ा होता है, मतलब बच्चा निषेचित हो गया इस आर नली, इसमें अंडावाहिनी में, इसका काम पूरा हो गया, फिर वहां से बच्चा पहुंच गया गर्भाशय में, और गर्भाशय में उसको बड़ा होना है। जब गर्भाशय में बच्चा बड़ा नहीं हो पाता है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तभी वो एबॉर्शन हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब जो कह सकते हैं पूरा ग्रोथ नहीं कर पाता बच्चा, वो 2 महीने में जब भी होता है हो जाता है। तो ये रीजन है।
तो बस इतना से समझना है कि, क्योंकि देखो आप अगर फीमेल हो तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये सारी चीजें वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, है ना। कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे प्रशासक हो और कोई ऐसा केस आया डाइवोर्स का कि भाई बच्चे नहीं हो रहे, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? आपके सामने एक कपल आ गया, हस्बैंड और वाइफ और फैमिली, कि भाई मुझे इससे तलाक लेना है क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे, और आपको पता है इसकी उम्र, उस जो फीमेल है उसकी उम्र 28 साल है या 30 साल है या 25 साल है, जो भी एज है, तो आप उसको ये सारी चीज समझा पाओगे कि देखो आप जाओ, हो सकता है इसका अल्ट्रासाउंड करा, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। अगर मतलब बार बार एबॉर्शन होता है तो आप क्या एडवाइस करोगे? मेंटली प्रेशर मत लो, हरी सब्जी खाओ, ये सारी बातें आप उसको एडवाइस करोगे ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो, ताकि सर्वाइव कर पाए। जब आपको ये चीज कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या बोल पाओगे आप उससे, है ना। हो सकता है आपकी ड्यूटी लोक अदालत में लग जाए, लोक अदालत में तो यही बताना पड़ता है कि भाई कैसे फैमिली को आपको एडजस्ट करके रहना है। तो ये सारी चीजें एडवाइस दे सकते हो, दे तभी सकते हो जब आपको पता होगा, है ना। अब ये थोड़ी बताना पड़ेगा भाई कौन सा ऑर्गन है मेल का, कौन सा फीमेल का है जो पार्टिसिपेट करते, इसका क्या मतलब है? तो ये आप समझ गए कि जो निषेचन है वो कहाँ होता है और इसमें प्रॉब्लम होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। एक बड़ा प्रैक्टिकल एक मेडिसिन है, मेडिसिन क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी का हार्ट अटैक होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको डिस्प्रिन की गोली देते हैं, डिस्प्रिन की गोली। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ वो ऐसी मेडिसिन जरूर देते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं, तो उसका जो फैट है वो कम हो जाए। सबसे पहले डॉक्टर सलाह यही देता है, सबसे पहले सलाह सलाह वो यही देता है, ठीक है। और क्योंकि डिफरेंस क्या होता है कि 22 ईयर एज और 42 ईयर एज, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो 22 ईयर एज है इसमें, इस एज में इस नली में फैट नहीं होता है, जब 42 ईयर एज होती है तो इसमें फैट हो जाता है ना, तो फैट हो जाता है। तो वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता, इसलिए होता है। उसके बाद सर फैट का प्रोसेस किस एज से शुरू होता होगा? फैट, जो फैट का प्रोसेस है देखो वो तो डिपेंड करता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि 18 साल में लड़कियां बहुत मोटी हो जाती है, कभी कभी 25 साल, ज्यादातर मोस्टली देखा है जो फैट शुरू होता है आफ्टर 27 होता है, 27 28 के बाद, 28 के बाद फैट शुरू होता है, ये चीजें हैं। तो और कभी कभी आप देखोगे 35 तक नहीं होता है, 40 तक नहीं होता है ना। जैसे मलाइका अरोड़ा का आप देखिए कितनी एज है उसकी, 48 है, तो वो अलग चीज है। मतलब नॉर्मली जो एज बढ़, और उसमें फिर ये ये लोग तो सर मतलब जैसे अपना हेल्थ वगैरह बना के भी तो रखते हैं जिम वगैरह से। नहीं, तो वो बढ़ने नहीं देता, वो बढ़ने नहीं देते। हाँ अच्छा। बढ़ने, एक बात आपको बता दें, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा फैट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा फैट नेचुरली बढ़ता है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई हम, अगर आप 35 साल के हो, 34 के हो, 22 के हो, तो एज फैट बढ़ा, वो रीजन सिर्फ खाना पीना है, वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। ये चीजें हम देखो, हम ना कई चीज रिलेट बहुत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हमारे गांव में ही एक नकाशा लगता है, उसमें जानवर बिकते हैं।
तो जो लोग जो बकरे या बकरी जो होते हैं ना, जो काटने के लिए लेते हैं, कसाई उसको बोलते हैं हम लोग, तो वो मैंने देखा, वो शुरू से ये चीज देखता था कि बच्चे क्या होते हैं, चलो ऐसी जगह चलो जहाँ जानवर हो, तो खेलते खेलते चले जाते थे। और जबकि नखासा में कोई मतलब नहीं होता है कि जानवर खरीदना लेना कुछ भी अच्छा लगता था। तो वो लोग क्या करते थे, उस बकरी को ऊपर से पकड़ के दबाते थे इस तरह से। तो हम बहुत दिन तक नहीं समझ पाए ऐसा क्यों करते हैं ये, कि जैसे ये रीढ़ की हड्डी से इस तरह से वो दबाते थे, इस तरह से वो प्रेस करते थे ऊपर से। तो हम ऐसा क्यों करते हैं ये, क्योंकि बचपन में एक लगा होता ना जानवर, अरे ये मारेगा काटेगा, देखो अब ये मार डालेगा, तो वही सब होता है। मतलब यहाँ तक होता है कि अगर कोई जानवर होता था बचपन में, खैर बकरी तो नहीं, लेकिन जैसे भैंस है या कोई बैल है, तो कसाई को नहीं देते थे, चाहे वो मर जाता था, ताकि काट देगा वो। तो वो चीज थी, लेकिन अब समझ में आता है कि वो इसलिए दबा के देखते थे कि इसके अंदर फैट कितना है। बॉडी का जो फैट ज्यादा हमारा यहीं पे होता है, तो उनको ऊपर से पता चल जाता था कि इसके अंदर जो मांस है वो कितना निकलेगा, वो कम है कि ज्यादा है ना। तो ये चीज है कि एज का तो पता नहीं चलता था कि जो बकरा ले रहा है वो किस एज का है, उसे पता नहीं चलेगा ना। लेकिन जब वो दबाता तो पता चलता। तो मतलब मैं कहने की ये है कि चाहे वो बकरा हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, फैट एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखना। और फैट दोनों तरफ बढ़ता है, ऊपरी पार्ट में भी, नीचे पार्ट में। ऊपरी पार्ट का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमारी ये चीज है, ये चीज बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखिए जो हमारी नसें हैं, उनमें भी फैट बढ़ रहा है। ये बढ़ना तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नसों में फैट बढ़ रहा है वो प्रॉब्लम है, वही हार्ट अटैक का कारण होता है। वही चीज ये है, ये चीज है, क्योंकि फैट दोनों तरफ बढ़ता है, ऊपर भी नीचे भी, अंदर भी। यही रीजन होता है कि बहुत प्रैक्टिकल देखिए आप, जो जो आदमी ज्यादा मोटा होता है वो उसकी सांस जल्दी फूलने लगती है। क्योंकि इसलिए फूलने लगती है क्योंकि जितना मोटा ज्यादा होगा, उसकी जो सांस की नली उतनी ही पतली हो जाती है। दब जाती है ना सर, वो चर्बी और उससे पूरी हाँ, दबी दब रहती है जाती अंदर। है, फिर उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी चाहिए, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए सांस फुलाता है, अपनी मुंह तेजी तेजी से खोलता है। तो अब ये साइंटिफिक रीजन है। खैर, लेडीज़ों में ये प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा होती है सर। किसको? लेडीज़ फीमेल में। हाँ, फीमेल में सबको ही होता है, फिर जिसको मोटापा ज्यादा होगा वो होगा ही, है ना? जिसका मोटापा ज्यादा होता है वो होता है। जैसे जैसे नेचुरली होता है, एक एज के अनुसार बढ़ता है, तो क्या घटने वाला भी नहीं है एज इसका? नहीं, घटता है, जो अगर 45 का घटने लगता है, फैट जो है अच्छा। 45 के बाद नेचुरली घटता है। 45 के बाद धीरे धीरे खुद ही कम होने लगता है। आप देखिए, है ना, बहुत सारे ऐसी एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, लोग हैं जो कहाँ उस एज के बाद मोटे होते हैं, नहीं होते, वो एक लिमिट होता है, ये चीज है। तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें मेंसुरेशन साइकिल, है ना, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ऋतुस्राव चक्र। तो देखो, जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो तीन बातें इसको समझना क्या क्या बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या, वो हमें थोड़ा सा जान लेना है ना। ये वो समय है जब फीमेल्स में अंडाणुओं का ओरिजिन होता है, अंडाणुओं का जन्म होता है, ठीक है। तो दैट इज टाइम इन फीमेल, ठीक है। ये फीमेल में वो समय होता है जब जो अंडाणु हैं उनका एवोल्यूशन होता है, ठीक है, ये चीज है। जब उसमें अंडाणु का वो एवोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी जो अंडाणु या जो सीड्स का कह सकते हैं, हम इसको थोड़ा और इजी कर देंगे, तो सीड का इसमें प्रोड्यूशन होता है, तो ये वो टाइम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो दूसरी चीज यहाँ पे ये होता है कि व्हाट इज द एज,
तो एज क्या इसमें है, तो एज है इसमें जो 12 से लेकर 13 वर्ष तक, ठीक है, 12 से 13 वर्ष में ये होता है। और अगर पूछेगा कि मंथली में, तो मंथ 26 टू 28 डेज, ठीक है, 26 टू 28 डेज के गैप पे होता है। और इसमें जो स्टार्ट जो होता है वो आफ्टर 14 या 11 टू 14 डेज, 11 टू 14 डेज, 11 टू 14 डेज। ये थोड़ा सा है कि जो एवोल्यूशन है सीड्स का, वो फीमेल में 11 से 14 दिन बाद होता है। तो ये है जैसे, तो ये सिर्फ ये क्वेश्चन कभी बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना है पीसीएस में कितने दिन बाद होता है, तो 28 या 26 दिन बाद होता है। और जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसके 11वें से 14 दिन अंडाणुओं का जन्म होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो उस समय है, जो बच्चा पैदा होने का समय होता है 11 से 14 दिन। तो बस यही क्वेश्चन बन सकता है कि है क्या, तो एक ऐसा टाइम पीरियड है जब फीमेल्स में सीड्स का बनना शुरू होता है, अंडाणुओं का बनना शुरू होता है। और किस एज में होता है, 12 से 13 साल की उम्र में होता है। और ये हर 26 से 28वें दिन होता है। और 11वां 14वां दिन जो है वहां पे सीड्स का ओरिजिन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको प्रशासन में पूछी जा सकती हैं कि क्योंकि जैसे देखा होगा आपने कि जब किसी का रेप होता है लड़की का, तो उसे बहुत सारी पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ करने का रीजन सिर्फ यही होता है, ये सारी जानकारी लेना होता है कि कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें वो डॉक्टर लोग हैं जो भी है वो पूछते हैं। उसी हिसाब से वो फिर मतलब चेकअप लिखते हैं उसी हिसाब से। तो ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये 14 से होता है शुरू, यानी 12 से 14 साल की उम्र में ये शुरू होता है। और इसका जो खत्म होती हैं वो होती हैं 42 टू 45 ईयर, है ना, ये इसका खत्म हो जाती है, ठीक है। ये 42 से 45 साल में ये बंद हो जाता है। और बाकी इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो किसी भी चीज को ना बताना बहुत जरूरी होता है। किसी भी एक सेंटेंस में सीधे सीधे आपसे मान लीजिए पूछेगा वो, क्योंकि देखो कभी कभी ना इंटरव्यू में वो लोग ऐसे वर्ड्स पूछ लेते हैं जिन्हें नॉर्मली इंसान बोलने में झिझक महसूस करता है ना, लड़की खासकर, सभी हो, लड़के लड़का क्या, लड़की कोई भी हो, है ना। तो जैसे मान लो कोई लड़का भी है, अगर किसी ने क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि भाई शादी के बाद ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बच्चे हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है जिसको पता नहीं है। जो पूछ रहे हैं उसको भी पता है, जो सामने है उसको भी पता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट पे ये अपनी खुली राय दे सकते हैं, ऐसे टॉपिक पे भी, ऐसे टॉपिक पे सीधे आपसे पूछेगा वो। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, शादी होने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा थोड़ी आपको नहीं पता होता, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं ऐसे सब्जेक्ट जिसपे अक्सर लोग झिझकते हैं बात करने में, वो आप खुल के बोल पाते हो कि नहीं, खुल के आप बोल पाते हो कि नहीं, कि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक पर बोलना, किसी भी टॉपिक पर, है ना। जैसे एक सामान्य महिला है जो कोर्ट में नहीं बोल पाती है उस रेप केस को लेकर, लेकिन वही एडवोकेट है, वो सब कुछ बोल देती है, सब कुछ। और वो बोलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि केस तभी क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो और कुछ सर ऐसे जैसे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसके सेंटेंस पे भी तो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, बिल्कुल बताने को तो बताते हैं, लेकिन सेंटेंस ही मेन होता है कि आप कितने शुद्ध हिंदी या कितने 2 से 3 शब्द में पूरा बोल लेते हो। तो नहीं बोल देते हैं, तो दूसरा है कि उसको आप वो शब्द यूज करते हैं या घुमाते हैं सामने वाले के लिए, हुँ, है ना? तो हुँ, वो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कोई कि निषेचन क्या होता है, ठीक है, पूछेगा कि निषेचन क्या होता है, तो नॉर्मली चीजें सबको पता है निषेचन क्या होता है। तो इसमें क्या बोलना है, इसको लिख लीजिए, निषेचन क्या होता है हिंदी में। देखिए निषेचन क्या होता है, इनसेमिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनसेमिनेशन, निषेचन को। और थोड़ा जो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं ना, साइंस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो इस पे नहीं झिझकते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। देखिए, हाँ, नर शुक्राणु, नर शुक्राणु एवं, निषेचन क्या होता है, लिखिए, नर शुक्राणु एवं मादा अंडाणु, नर शुक्राणु एवं मादा अंडाणु के आपस में सम्मिलन से, नर शुक्राणु एवं मादा अंडाणु के आपस सम्मिलन से युग्म नज, एक वर्ड है युग्म नज, युग्म नज यानी जायगोट, इसको जायगोट भी कहते हैं इंग्लिश में, जायगोट, जायगोट का विकास होता है। नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के आपस में मिलन से एक युग्म नज या जायगोट का विकास होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया, अब समझिए यहाँ पे, निषेचन की क्रिया मादा की अंडा वाहिनी में होती है। यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, निषेचन की क्रिया मादा की अंडा वाहिनी में होती है। इसे ही भ्रूण कहते हैं, इसे ही भ्रूण कहते हैं। ठीक है, और ये भ्रूण, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये भ्रूण मादा के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है। मादा के गर्भाशय में, सारे शब्द ध्यान दीजिएगा, विकसित कहाँ होता है, ओवरी में यानी गर्भाशय में, मादा के गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह तक, ये लिखिए इंपॉर्टेंट है, भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह तक, 7वें से 9वें सप्ताह का मतलब है 1.5 माह, है ना, 1.5 या 1.25 माह। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह तक ठीक है, श्वसन तंत्र,
श्वसन तंत्र, ये धड़कन आ जाती है 1.5 महीने बाद। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र एवं हाथ पैर विकसित हो जाते हैं, एवं हाथ पैर विकसित हो जाते हैं। छठे माह में भ्रूण के सभी भाग विकसित हो जाते हैं, भ्रूण के सभी भाग विकसित हो जाते हैं। 7वें माह में सभी अंग अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। 7वें माह में सभी अंग अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। उसके बाद भ्रूण में या शरीर में वसा का जमाव होने लगता है, मतलब उसमें शरीर बड़ा होने लगता है। उसके बाद 7 माह के बाद शरीर में वसा जमा होने लगता है। ठीक है, और 9वें माह में वो जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझना पड़ेगा। अक्सर वो लोग इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक फीमेल होने के नाते और फीमेल ऑफिसर के क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो कई सारे इसके रीजन होते हैं। पहला तो ये रीजन होता है कि इसको अपने बारे में जानने की इच्छा है या नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज है, तो अपने बारे में जानने की इच्छा नहीं रखता, दूसरे बारे में क्या इच्छा रखेगा, पहली बात। ये उनका जानने पूछने का रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगी, तब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो किसी को बता पाएंगी या नहीं। मतलब अगर कोई आपके सामने एप्लीकेशन लेके आता है 3 माह गर्भाशय के बाद कि मैडम हम एबॉर्शन करवाना चाहते हैं, तो आप उसको क्यों मना करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 7वें सप्ते तक बच्चे का पूरा शरीर विकसित हो जाता है। मतलब ज्यादातर 7वें सप्ते का मतलब है 4, 3, 7, लगभग पौने 2 महीने में, यानी 2 महीने भी पूरे नहीं। 2 महीने का मतलब ऐसा नहीं 1 महीने के बाद नहीं, 1 महीना वो और सिर्फ 15 दिन वो, तो ये 15 या 25 दिन वो। तो आप क्यों उसको मना कर पाएंगे? ठीक है, किस कंडीशन में? अगर कोई आपको बोलता है कि जी अभी 6 महीने हुए हैं और हमें ऑपरेशन करवाना है, तो अगर आप प्रशासन में हो तो आप क्यों मना करोगे? क्योंकि 6 महीने में बॉडी के अंग सिर्फ बनकर तैयार होते हैं, काम नहीं करते हैं। हाँ, 7वें महीने में बनकर तैयार हो जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनमें फैट नहीं होता है। अगर ऐसा कभी केस आता है कि जरूरी नहीं आप प्रशासन में मेडिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं उसी प्रशासन पर, तो ऐसे केसेस आते हैं, तो आप एबॉर्शन करने के लिए क्यों मना करोगे? ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर बोलते नहीं जी 7 महीने हो गए, तो आप ऑपरेशन करके बच्चा तो बाहर हो सकता है, लेकिन जो उसमें जो उसका फैट है, जो उसका मोटापा है, वो नहीं होगा, तो वो अनमेच्योर बच्चा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है। तो ये था आपका बाकी तो चीजें सारी क्लियर ही हैं। और एक होता है IVF, मतलब निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, ज्यादातर आपको पता ही होगा। तो निषेचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जानते हैं? सर इसका वीडियो तो आपने दिया था। हाँ, बस सिंपल समझ लीजिए, यानी जो
निषेचन दो प्रकार के होते हैं, बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब बीबी है उसमें क्या होता है कि यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म दोनों को लेके उनको अलग एक ट्यूब में निषेचित कराया जाता है, जो और ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों की जिन फीमेल्स की अंडा वाहिनी में प्रॉब्लम होती है। ध्यान समझिएगा, यानी जो आईवीएफ है वो उन फीमेल्स के लिए ये एक तरह से तरीका है बच्चे पैदा करने का जिनकी अंडा वाहिनी में प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आईवीएफ है क्या? तो यानी नर शुक्राणु और मादा अंडाणु को लेकर जो काम अंडा वाहिनी में होता है वो काम बाहर करवाते हैं डॉक्टर। जब वहां पर जायगोट बन जाता है, फिर उसी जायगोट को लेकर गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। इसको हम कहते हैं आईवीएफ। ठीक है, आंतरिक तो नेचुरल है, नो डाउट, जैसा होता है वैसा ही होता है। तो ये है आईवीएफ में अंतर और नेचुरल में अंतर। कभी कभी क्या होता है कि इससे भी काम नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल का दोनों के लिए मतलब बॉडी जो स्पर्म है दोनों के लिए, तब भी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो फीमेल के स्पर्म काउंट कम, सॉरी मेल के हैं, तो वो कहीं से डोनेट किए जाते हैं, तो वहां पर वो चीजें होती हैं। या फिर मान लीजिए फीमेल में अंडाणु में कमियां हैं कुछ, तो अंडाणु कहीं से डोनेट किए जाते हैं, तो वहां पे वो चीज कराई जाती है, तो वो उस तरह से होता है। ठीक है, इसके लिए लोग एग्री नहीं होते हैं, इसके लिए एग्री नहीं होते हैं। और लोग बोलते हैं कि उसका आईवीएफ फेल हो गया, आपने सुना होगा आईवीएफ फेल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरी है उसमें प्रॉब्लम होती है, फिर उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता है। ये वो क्वेश्चन है, ये वो बातें हैं जो आप अक्सर अपने आसपास में सुनते होंगे कि अरे उनका आईवीएफ फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आईवीएफ उसी का सक्सेस होगा जिसकी जो गर्भाशय ओवरी है वो ठीक होगी, ये चीज है। अगर अंडा वाहिनी नली खराब है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आईवीएफ से हो सकते हैं। आईवीएफ फिर उन्हीं का होता है जिनकी गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है। गर्भाशय प्रॉब्लम है फिर कोई चारा नहीं है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 9 महीने बच्चे को वहीं पलना है, ये है। ठीक है, सर इस तरह के क्वेश्चन एथिक में नहीं आते हैं ना? जैसे कि जैसे कि अभी आपने जो पूछा था कि इंटरव्यू में पूछते हैं, तो एथिक में नहीं आते हैं ना? एथिक्स में बिल्कुल आ सकते हैं, आते एथिक्स में हैं? आ क्योंकि सकते क्वेश्चन शायद आया था, जैसे कि क्वेश्चन आया था सर, मतलब शायद इसी से जुड़ा था कि मतलब आपके लिए सुख क्या है? ऐसे ही कुछ था। हैं। हाँ उस पे हाँ, लिखना था, वो क्या था ये पता नहीं। उसमें बस इतना ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि भारत में आईवीएफ को लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, या भारत में अगर अगर कोई पुरुष है उसके शुक्राणु कम है, स्पर्म कम है, स्पर्म काउंट कम है, या उसका उस तरह का स्पर्म नहीं है जो बच्चे पैदा कर पाए, तो ये भारत में बहुत बड़ी तलाक के मतलब विषय होता है, या डोमेस्टिक वायलेंस का सब्जेक्ट होता है। तो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? तो ये बिल्कुल सारी चीजें हो सकती हैं। और कुछ लोग तो आईवीएफ को भी गलत मान लेते हैं, है ना? कुछ लोग तो आईवीएफ को गलत मान लेते हैं, जबकि आईवीएफ का मतलब ये है, ये बिल्कुल नहीं है कि मेल फीमेल कैपेबल नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि फीमेल का जो 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 फेलोनिल ट्यूब है वो उसमें सूजन है, मोटापे की वजह से कुछ है, तो उससे वो कराया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जो चीजें हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं वो इथिक्स में हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे बहुत बड़े अगर पता चले कि इंडिया में कोई ऐसा सर्वे आ जाए जिसमें ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए हो रहे हैं कि लड़कियां पैदा हो रही हैं सिर्फ, या इसलिए हो रहे हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, या इसलिए हो रहे हैं प्रेशर की वजह से, ये सब चीजें हैं। अगर बहुत सारे सर्वे आ जाते हैं और कोई इसको लेकर पार्लियामेंट में कुछ एक्ट बन जाता है, या कुछ भी एक्टिविटी होती है, यानी अगर वो चीजें न्यूज में आती हैं तो बिल्कुल एथिक्स में भी आएंगी। क्वेश्चन अच्छा बनेगा। सर, ट्रांसजेंडर होने के क्या कारण होते हैं? किसमें प्रॉब्लम होता होगा? ट्रांसजेंडर, हुँ। ट्रांसजेंडर में क्या होता है कि जो निषेचन होता है उस समय कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वहां कमी किसी में नहीं होती है, कमी हुँ। किसी में नहीं होती है, बस जब निषेचन होता है तो उस समय होता है।
और अब ऐसा कुछ एक्स वाई जैसे कि एक्स और वाई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है या ऐसा कुछ? नहीं। जब निषेचन की प्रक्रिया देखो, एक्स एक्स और एक्स वाई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फीमेल में एक्स एक्स है और मेल में एक्स वाई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो एक्स एक्स मिलेंगे या एक्स वाई मिलेंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो तीसरा कुछ तो आ नहीं जाएगा ना। तो दो ही तो है, एक तो एक्स एक्स है और दूसरा एक्स वाई है। तो एक्स एस क्या है, फीमेल में है और ये मेल में है ना, यही है। तो या तो फिर ये मिलेंगे या फिर ये मिलेंगे, ऐसा ही तो होगा। सॉरी, हाँ, या तो ये मिलेंगे या फिर ये मिलेंगे, दोनों बातें होंगी। एक्स एक्स मिलेंगे तो फीमेल हो जाएगी और एक्स वाई मिलेंगे तो मेल होगा। तो प्रॉब्लम ये जब निषेचन होता है तो कुछ प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि जैसे ही निषेचन होता है, इनमिशन होता है, 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होता है और 1 महीने, डेढ़, जैसे मैंने बोला आपको कि 1.5 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाता है। और ऑपरेशन के लिए 3 महीने तक डॉक्टर अलाउ करता है, मतलब एबॉर्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हम धड़कन सुन सकते हैं, बच्चे के सुनने की आवाज सुन सकते हैं, और तो बॉडी के पार्ट हम देख सकते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो ट्रांसजेंडर है तो वो लोग एबॉर्शन ही करवा देते हैं। तो ये है, अभी ट्रांसजेंडर होने के चांस नहीं के बराबर है। उन्हीं लोगों में हो जाता है कभी कभी जो नहीं जानते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। और अब तो हर महीने अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जो थोड़े जागरूक लोग हैं या जिनकी डॉक्टर की रेख देख में चीजें होती है वो तुरंत हो जाती है। अब ये चीजें आपने देखा होगा, अब बच्चे जैसे पहले क्या होता था, किसी का ओंठ कटा है, किसी का कुछ है, किसी कुछ है, ऐसे अब नहीं होते हैं। ऐसा अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, नहीं ट्रीटमेंट होता तो अबॉर्शन कर देते हैं लोग। ये चीजें हैं, तो बहुत साइंस आगे है। अब ऐसा नहीं है। पहले बच्चे अंधे पैदा हो जाते थे, कभी पहले बच्चे बहरे पैदा हो जाते थे, कभी बॉडी का पार्ट कुछ गड़बड़ हो जाता था। सारी चीजें बच्चे वही, मतलब बच्चे की कितनी बार सांस लेता है ये जान लेते हैं डॉक्टर। तो अब ये नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है कि जैसे इस तरह की घटनाएं अब नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम सब कुछ बच्चे के बाहर आने पहले से। तो सर बहुत प्रॉब्लम होती थी सर। ऐसे ही मेरे घर में भी एक हुआ था बेबी। तो मतलब देखने में तो इतना खूबसूरत कि पूछो मत। हम्म, 5 साल 7 साल में मतलब उसको जो देखता वो देखता रह जाता। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो ना सुन सकता था ना बोल सकता था। वही उसको तो। 9 लाख की मशीन लगी थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होता है। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पहले। इसीलिए और फिर उसका मतलब डॉक्टर की देख-रेख में मतलब फिर वो कैसा कुछ जीभ के नीचे रख के बोलने का वो सिखाया गया। बहुत सी चीज़ें हुई जो अभी काफ़ी हद तक सही हो गया है। लेकिन जो मशीन वग़ैरह है वो तो फिर ऑल लाइफ़ के लिए है। हाँ, और आज के साल 10 12-13 साल पहले की बात है सर, उस टाइम वो 9 लाख की मशीन लगी थी उसको सिर्फ़ सुनने के लिए। अभी भी ना कुछ लोग हैं गांव में जो बोलते हैं अरे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है कि बच्चा जैसे ही पेट में आए उसका 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड, 1 महीने बाद ही होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, डॉक्टर तो ये बोलता है। हर महीने होना हुँ। चाहिए, खासकर जैसे छठे महीने, 7वें महीने, ये तो होने ही चाहिए। और फिर 3 महीने, 2 महीने बाद लगातार ये सब चीजें पता चलती हैं। खैर, तो ये था। अब ये इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी हम लोग क्लास को कितने बजे शुरू करें, दूसरा क्लास बताइए। 4 3 सर 4 बजे से सर 4 4 बजे, बजे से क्योंकि 12 फिर अब लेट हो जाएगा। ठीक है, 4 बजे से कर देते हैं और केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है। सर क्वेश्चन वाला करेंगे या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, 4 बजे तक क्या आपके पास पहुंच गया है लिंक? हाँ, सर है।